हेलो चैंपियंस। तो कैसे हो सारे के सारे। मैं भी साइंस की इस धुरंधर सीरीज के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी पिछली क्लास क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के ऊपर हुई थी और आज उसी का हम पार्ट 2 लेकर आए जिसमें हम डायग्राम सहित कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू सारे एक साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आओ चलते हैं आज के हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन से पहले आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि सर ये डीएनए जिस जिसको लेकर कौन जाता है, गुणसूत्र लेके जाता है, तो इसके बारे में हमें बात करनी है। आओ इसकी संरचना को देखते हैं। ये होता है आपका गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये देखो गुणसूत्र की ये बाहरी झिल्ली दिख रही है। ठीक है, ये जो बाहर वाली झिल्ली होती है, इस बाहर वाली झिल्ली को हम क्या कहेंगे, पेनिकल कहते हैं। बाहर वाली झिल्ली को हम क्या कहेंगे, पेलिकल कहेंगे। यानी ये क्या होती है, सबसे बाहरी झिल्ली। ओके सर, इस बाहरी झिल्ली के बाद ये देखो जो खाली जगह दिख रही है आपको, यहाँ भी खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है। तो ये जो खाली जगह दिखती है, इस खाली जगह को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। इस खाली जगह को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। ठीक है, इस खाली जगह को क्या कहेंगे, मैट्रिक। यानी गुणसूत्र के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, गुणसूत्र के अंदर जो तरल पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है सर, इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है सर हमें। आओ, ये जो बीच में होता है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। जहां पे ये क्रोमेटिड, क्रोमेटिड का मतलब होता है भुजा, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, तो इनको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड। इन भुजाओं को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड। ठीक है सर, ओके। और ये देख रहा है आपको, जैसे ये यहाँ पे जो परतें होती है जो इनको जोड़े रखने का काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। ठीक है, और जो ऊपर वाला सिरा होता है, ऊपर वाला सिरा, शीर्ष भाग, दोनों जगह, इसको हम बोलते हैं टेलोमियर, जिसे गुणसूत्र का पूंछ वाला सिरा भी बोला जाता है, पूंछ वाला सिरा। ठीक है, ओके, क्लियर है ये चीज, पक्का। ओके, तो ध्यान रखना इसमें जो बड़ी क्रोमेटिड होती है, ठीक है, जो बड़ी क्रोमेटिड होती है उसको हम बोलेंगे क्यू भुजा। और जो छोटी क्रोमेटिड, क्रोमेटिड का मतलब होता है भुजा, जैसे रेक्टेंगल में भुजाएं नहीं होती है सर, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, वैसे ही क्रोमेटिड यानी गुणसूत्र की भुजाओं को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिड कहेंगे। और ये ध्यान रखना इसकी ये एक भुजा, ये एक भुजा, तो ये ध्यान रखना जो छोटी भुजा होती है उसे पी भुजा कहा जाता है और जो बड़ी भुजा होती है उसे क्यू भुजा कहा जाता है। इसके अलावा सर हमें और क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये क्रोमेटिड, तो यहाँ पे इस क्षेत्र को हम बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र। प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र, प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र। तो जहां पहली बार दोनों क्रोमेटिड आपस में मिलती है उसे हम देखो, ऊपर वाली क्रोमेटिड और नीचे वाले क्रोमेटिड जहां फर्स्ट टाइम मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक संकीर्णन। ठीक है सर, तो ये गुणसूत्र की संरचना के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब सर अंदर ये देखो, ये संरचना दिख रही है आपको सांप जैसी, ओ सर हाँ सर, दिख तो रही है, दिख तो रही है, दिख तो रही है। तो ये भी ध्यान रखना, इसी के अंदर इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, क्रोमेनिमिटेड। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमिटेड। ठीक है, क्रोमोनिमिटेड, क्रोमोनिमिटेड। ओके सर, ठीक है। इसी क्रोमोनिमिटेड पे ध्यान रखना, क्रोमोमियर्स जैसे मोती होते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसे मोती होते हैं और इन मोतियों को हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स, क्रोमोमियर्स। ठीक है, और इन क्रोमोमियर्स पर ही कौन होता है, जीन यानी डीएनए, जीन होता है। ठीक है सर, तो ये आपको ध्यान रखना। ओके, चले नेक्स्ट। तो देखना भाग, टेलोमियर कौन होता है, गुणसूत्र के सिरों की रक्षा करता है। सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड को जोड़ता है। दोनों क्रोमेटिड कौन, ये दोनों जहां जुड़ रहे, सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना धागे नुमा के जुड़ाव में सहायक होता है काइनेटोकोर। ये रहा, दोनों को, इस क्रोमेटिड आपस में बेल्डिंग कर रहा है, वो कौन है, काइनेटोकोर। और बुझाए इसमें जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें कौन पाए जाते हैं, जीन्स, जिसमें क्रोमोमियर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसकी संरचना देखी, इसी की संरचना को अभी पढ़ते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, और देखते हैं, अब चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन। एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए किसके चारों ओर लिपटा होता है, न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम को समझने से पहले आओ एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हमारा जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र बना किसका होता है, तो ध्यान रखना अगर मैं गुणसूत्र की बात करूं तो गुणसूत्र का 90% सिरा तो जो होता है, 90% हिस्सा वो तो डीएनए प्लस
हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का। ओके सर। और जो 10% हिस्सा होता है वो आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, इसके अलावा ये ध्यान रखना जो डीएनए होता है वो ऋणावेशित सिरा होता है। कौन सा सिरा होता है सर, ऋणावेशित सिरा। और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो कौन सा सिरा होता है, वो धनावेशित सिरा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, धनावेशित सिरा। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि किसका बना होता है गुणसूत्र, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन पर्टिकुलर पूछे कि क्या इसमें आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, तो बिल्कुल हाँ होती है सर। कितने परसेंट, 10%। ठीक है, 90% डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से, 10% आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। ओके सर, तो ये ध्यान रखना। अब सर जो हिस्टोन प्रोटीन हम देख रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है सर, ये हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, हिस्टोन प्रोटीन, आओ चलो यहां देखते हैं। हिस्टोन प्रोटीन ये होती कितनी प्रकार की है, आओ सर। ओके सर, ये हिस्टोन प्रोटीन टोटल कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला आता है H1, दूसरा आता है H2A, तीसरा आता है H2B, चौथा आता है H3 और फिर आता है हमारे पास H4। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन में कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब सर ये इंपॉर्टेंट क्या है, तो ध्यान रखना ये H2A, H2B और H3 और H4 ये जो प्रोटीन की संरचना होती है, कौन सी, H2A, H2A, H2B, H3 और H4 ये जो संरचना होती है ये आप समझना। सपोज करो मेरे पास 4 कंचे, एक कंचा है H1 प्रोटीन का, दूसरा कंचा है H2 प्रोटीन का, तीसरा कंचा H3 का, चौथा कंचा A4, यानी आगे 4 कंचे होते हैं जिसमें H2, H2A, H2B, H3, H4। सर समझना, एक कंचा ये रहा, एक कंचा ये रहा, एक कंचा ये रहा, एक कंचा यानी गोला। अब एक कंचे में इसमें तो होगा H2A, इसमें H2B, H3 और H4 ये होगा, ऐसा का ऐसे 4 इसके पीछे होंगे, 4 आगे 4 पीछे, इसे बोलते हैं अष्टक, क्योंकि 4 आगे और 4 पीछे। अब इनके चारों तरफ लिपटा हुआ कौन होता है, डीएनए लिपटा हुआ होता है। कौन लिपटा हुआ होता है, डीएनए। तो इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ होता है, और ये जो डीएनए होता है ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, डीएनए कितने कितने चक्कर सर, तो एक सही 3/4 चक्कर लपटे हुए होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये जो संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। यानी अगर आपसे पूछे गुणसूत्र की सबसे सूक्ष्मतम संरचना में कौन आएगा, तो न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में डीएनए किसके चारों ओर लिपटा होता है, तो डीएनए सर हिस्टोन के अष्टक, अष्टक क्यों बोल रहा हूँ, 4 आगे और 4 पीछे, 4 आगे 4 एज इट इज कहां होंगे, पीछे की ओर होंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अष्टक का नियम। ठीक है ना, ओके। तो किसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है सर, हिस्टोन अष्टक। तो ऑप्शन नंबर बी सर, कैसे, तो डायग्राम दिख रहा है आपको, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है ना, यहीं पे समझाने, एज इट इज होता है H3, H2B, H2A और H4 के पीछे कौन हो जाएगा, H4। तो कितने गोले हो गए, 1 2, कितने गोले हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 और एक H4 के पीछे होता है, तो कितने गोले हो गए, 8 ये। और इनके चारों तरफ ये लिपटी हुई संरचना दिख रही है, ये लिपटी हुई जो संरचना होती है उसे क्या बोला जाता है, डीएनए। और कितने चक्कर लिपटी हुई होती है सर ये, तो एक सही 3/4 चक्कर। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखना। अब ये एक अष्टक एज इट इज कौन होता है, दूसरा अष्टक, ये एक अष्टक एज इट इज कौन होगा, दूसरा अष्टक। ठीक है, एज इट इज दूसरा अष्टक। तो यहाँ पे
इस न्यूक्लियोसोम से जोड़ने के लिए एक प्रोटीन होती है, और वो प्रोटीन, भाई ये तो काम में आ गया H2A, H2B, H3 और H4, ये तो काम आ गया। बचा कौन? H1। तो ये H1 प्रोटीन क्या करता है? दोनों न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है, इसलिए इसको लिंकर प्रोटीन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लिंकर प्रोटीन। इसको लिंकर प्रोटीन भी कहा जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। और ये ध्यान रखना, इसी एक पैनल पे कई क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन अष्टक में कौन कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं? तो हिस्टोन अष्टक में अभी बताया था मैंने आपको कि हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से अष्टक होते हैं, ठीक है ना? आओ देखते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं सर? H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये जो प्रोटीन होते हैं ये क्या कहलाते हैं? इसके अष्टक प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। हालांकि होते सारे ही है इसमें, अष्टक प्रोटीन कहलाते हैं। और H1 जो प्रोटीन होता है उसे संयोजी प्रोटीन, यानी दो न्यूक्लियोसोम को, एक न्यूक्लियोसोम अष्टक इधर, एक न्यूक्लियोसोम अष्टक इधर, इन दोनों को जोड़ने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? H1 प्रोटीन। तो अष्टक में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? देखो यहाँ पे वही संरचना है, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H4। तो एज इट इज चार चार होता है। अब देखो ऐसा वैसा ही गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला, और यही जाके क्या बन जाता है आगे? गुणसूत्र। देख रहे हो ना जूम करके? ये हमने अष्टक नियम बनाया, अष्टक यानी न्यूक्लियोसोम की संरचना बनाई जिसमें हिस्टोन प्रोटीन है। ये बना, इस गोले को देखो, ये बन गया एक गोला यहाँ पे, ठीक है। यही गोला दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे कई गोले आपस में जुड़ते जाते हैं और कौन बन जाता है हमारे पास? गुणसूत्र बन जाता है। यानी न्यूक्लियोसोम क्या होती है? गुणसूत्र की संरचनात्मक इकाई होती है। न्यूक्लियोसोम में भी कौन होता है? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन में भी कौन होता है? H1, H2A, H2B, H3 और H4। क्लियर है सर? ओके। अब देखो ये दिख रहा है आपको, एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा, इनको जोड़ने वाला ये प्रोटीन दिख रहा है येलो कलर का, इसे ये को क्या बोलते हैं? H1 हिस्टोन, यानी लिंकर हिस्टोन बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम? लिंकर हिस्टोन, लिंकर हिस्टोन। ओके सर, तो ध्यान रखना डीएनए डबल हेलिक्स, क्योंकि डबल संरचना के अंदर होता है। और क्या ध्यान रखना है? हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार होते हैं, तो H2A, H2B, H3, H4, H1। लेकिन इसमें अष्टक के अंदर तो कौन कौन आता है? H2A, H2B, H3 और H4। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, और अगर पूछे हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लिंकर प्रोटीन कौन है, तो वो H1 आपका आंसर होगा। क्लियर है? डायग्राम के साथ क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है और कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर रहे हो, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ, कॉपी और पेन लेके बैठना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। केवल देखने से कुछ नहीं होना, 5 मिनट याद रहेगा फिर भूल जाओगे। लिखा हुआ रहेगा तो सुबह तक शाम तक एक दो बार रिवाइज करना और ये आपके लिए परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंकर हिस्टोन के रूप में कौन सा हिस्टोन कार्य करता है? तो कौन करता है सर? H1। ये एक न्यूक्लियोसोम, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसोम, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम। ओके सर, ठीक है। इसमें एक दो तीन चार एसिटीज, एक दो तीन चार एसिटीज। इसमें कौन कौन होगा सर? तो ध्यान रखना, H1, H2A, H2B, H3, H1 थोड़ी आएगा, H1 है, नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर कौन आएगा सर? तो कौन आएगा? H2A, H2B, H3 और H4। H2A, H2B, H3 और H4, और चारों तरफ कौन होगा? डीएनए। और इनको जोड़ने वाला जो प्रोटीन होता है, एक न्यूक्लियोसोम, वो कौन है? H1। और इसी को क्या बोलते हैं? लिंकर हिस्टोन। तो H1 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। चले आगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र की संरचना की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था भाई, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने अभी देखा था गुणसूत्र किससे बन रहा है सर? न्यूक्लियोसोम से। किससे बन रहा है? न्यूक्लियोसोम से।
क्योंकि जो न्यूक्लियोसोम है वो जुड़ते चले जाते हैं, चले जाते चले जाते हैं और वलित संरचना के अंदर गुप्त जाते हैं, जिसी को हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि गुणसूत्र की संरचना की मूल इकाई क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसोम। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। न्यूक्लियोसोम को सूक्ष्मदर्शी में किसके समान देखा जाता है? तो जैसे ही आप इसको देखोगे न्यूक्लियोसोम में, आओ देखते हैं सर, इसको हमें देखना है। ठीक है, ओके, आप देखो ये न्यूक्लियोसोम की संरचना है। एक मोती, मोती की जैसे दिख रहा है, मोती मोती मोती। दादी को देखा होगा ना, माला जपती रहती है, धागे में मालाएं जपती रहती है, मोती होते हैं। तो ये सारा का सारा एक धागा हो रहा है, और ये धागा के अंदर एक मोती, एक मोती, एक मोती, एक मोती, मोती मोती मोती। तो धागे के अंदर मोती के समान दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देता है? धागे के अंदर मोती के समान, यानी मोतियों की माला के समान। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। गुणसूत्रीय सिद्धांत का आधार किस कोशिका विभाजन से प्राप्त हुआ? गुणसूत्रीय सिद्धांत होता क्या है, तो इसका मेन ध्यान रखना कि गुणसूत्रीय सिद्धांत के अनुसार है क्या सर, गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो ध्यान रखना इसके अनुसार, हमें केवल यह ध्यान रखना है, तो हालांकि ये तो बहुत नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र जीन के वाहक होते हैं। किसके वाहक होते हैं? जीन के वाहक, जीन के वाहक होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है गुणसूत्र सिद्धांत के बारे में। सिटेन देता है, ये ध्यान रखना आपको। और ये गुणसूत्रीय सिद्धांत जो होता है, इसका आधार किस कोशिका विभाजन से प्राप्त होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन से। किससे प्राप्त होता है? अर्धसूत्री विभाजन से। क्लियर ये चीज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुणसूत्रीय सिद्धांत के अनुसार जीन किस पर स्थित होते हैं? तो अभी बताया था किस पर स्थित होते हैं, गुणसूत्र पे स्थित होते हैं। और ये जो गुणसूत्र पे जीन स्थित होते हैं, इसलिए ही गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक गुणों का जनक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आनुवांशिक गुणों का जनक। और ये ध्यान रखना, आनुवांशिक इकाई किसे कहा जाता है? आनुवांशिक इकाई। और ये आनुवांशिक इकाई हमने कल के क्वेश्चन में क्लियर किया, तो ये आज के लिए आपके पास कमेंट में छोड़ते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आनुवांशिक इकाई किसे कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। सेंट्रोमियर के मध्य स्थिति वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर के मध्य स्थिति वाले गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं? आओ चलो समझना। ठीक है, ये आप थोड़ा सा, ठीक है, देखो सेंट्रोमियर किसे कहते हैं सर? तो ये जो बीच का केंद्र होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। अगर गुणसूत्र में सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होता है, तो ऐसे गुण को क्या, ऐसे गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? मेटासेंट्रिक। ऐसे गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर चला गया, बीच में ना रहकर थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो इसको बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक। सर थोड़ा और ज्यादा ऊपर चला गया, तो इसको बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक। इसको क्या बोला जाता है? एक्रोसेंट्रिक। सर बिल्कुल ही टॉप पे बैठ गया जाके, तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। इसको क्या बोलते हैं? टेलोसेंट्रिक। तो ध्यान रखना, सेंट्रोमियर जिसमें छोटी भुजा और लंबी भुजा होती है, यहाँ पे सब सेंट्रोमियर, सब मेटा सेंट्रोमियर में थोड़ा और ऊपर, और एक्रो में थोड़ा और ऊपर, और उसमें टेलो में पराई ऊपर। ठीक है, ऊपर ही चला गया सर। ठीक है, ओके। अब जो मेटासेंट्रिक होता है, ध्यान रखना, मेटासेंट्रिक सब, ठीक है, एक्रो, उसके बाद हमें ध्यान रखना है टेला, मस्त। ठीक है ना, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और एक होगा टेलोसेंट्रिक। ओके सर, इसका आकार हमें ध्यान रखना है, तो मस्त बिजली, मस्त बिजली। यानी मेटासेंट्रिक जो होता है वो वी के आकार का होता है, एक्रोसेंट्रिक जे के आकार का होता है, सब मेटासेंट्रिक एल के आकार का होता है, और टेलासेंट्रिक आई के आकार का होता है। तो मेटासेंट्रिक वी के आकार का होता है, सब मेटासेंट्रिक एल के आकार का होता है, एक्रोसेंट्रिक जे के आकार का होता है, और टेलोसेंट्रिक आई के आकार का होता है। मैं भी क्लियर है, डायग्राम बना लेना, फायदे में रहोगे। ठीक है सर, चलते आगे। ओके सर, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चंस पे आते हैं, और हमारा क्वेश्चन था सर कि सेंट्रोमियर की मध्य स्थिति वाले गुणसूत्र को, अगर बिल्कुल मध्य में हो सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर
अगर बिल्कुल मध्य में हो, कितने भागों में बांटा सर हमने इसको? 4 भागों में बांटा था ना। ओके सर, अब वो 4 भाग कौन कौन से? तो सर अगर ये बिल्कुल बीच में आता हो, कहाँ आता हो? बिल्कुल बीच में, तो इसको हमने क्या बोला था? मेटासेंट्रिक। इसको हमने क्या बोला था? मेटासेंट्रिक। सर थोड़ा सा ऊपर चला गया तो उसको हमने क्या बोला था? सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। ओके सर। सर थोड़ा और ऊपर चला गया तो उसको हमने बोला था एक्रोसेंट्रिक। और सर और ज्यादा ऊपर चला गया तो उसको हमने बोला था टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक। ओके, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और हमने क्या बोला सर इसको? टेलासेंट्रिक। ठीक है ना, टेलोसेंट्रिक। क्लियर है? ओके। एम जो होता है इसका आकार ध्यान रखोगे वी के जैसा होता है, जो एस होता है इसका आकार एल के जैसा, ए का आकार जे के जैसा और टी का आकार आई के जैसा होता है। क्लियर है? ओके। अब हमारा क्वेश्चन क्या है देखो, सेंट्रोमियर की मध्य स्थिति वाले गुणसूत्र को, मध्य स्थिति वाले को क्या कहा जाता है? मेटासेंट्रिक। और इसका अगर आकार भी पूछे तो वी आकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सर हमारा करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के गुणसूत्र को एल आकार का कहा जाता है? तो आप बताओ एल आकार का कौन था हमारे पास? एल आकार का कौन है हमारे पास? सर एल आकार का, एल आकार का कौन है? सब मेटासेंट्रिक। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, एक बार और वापस लिख देते ट्रिक कि सर क्या ट्रिक है। आओ, ट्रिक का विशेषता ध्यान रखना है। ओके, मस्त बिजली, मेटासेंट्रिक वी आकार का, एक्रोसेंट्रिक जे आकार का, सब मेटासेंट्रिक एल आकार का और टेलोसेंट्रिक आई आकार का। तो मस्त बिजली। ओके सर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन था एल आकार का किसे कहेंगे? तो किसे कहेंगे सर? सब मेटासेंट्रिक। और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, निम्नलिखित में से किस प्रकार के गुणसूत्र में केवल एक भुजा स्पष्ट होती है? केवल एक ही भुजा दिखाई देती है। आओ, हमारा डायग्राम अभी आपने देखा था जिसमें केवल एक ही भुजा दिखाई दे रही है, बताओ कौन सी में आपको केवल एक ही भुजा दिखाई दे रही है? सर मेटासेंट्रिक में भी हमें दो दो दिखाई दे रही है, सब मेटासेंट्रिक में भी हमें दो दो दिखाई दे रही है, दो ऊपर और दो नीचे। एक्रोसेंट्रिक में भी दो ऊपर दिखाई दे रही है, दो नीचे दिखाई दे रही है। ओ सर इसमें तो छोटी सी दिखाई दे रही है। अरे दिखाई तो दे रही है ना। उसके बाद आता है टेलोसेंट्रिक। सर इसमें कोई पूछ नहीं, केवल इसमें क्या दिखाई दे रही है? हमें एक पूछ दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखना सेंट्रोमियर के अंदर ऐसा कौन सा सेंट्रोमियर है जिसमें केवल एक भुजा दिखाई देती है, और वो कौन सा हमारे पास? टेलोसेंट्रिक। क्लियर है? ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर आप बताइए क्या होगा? टेलोसेंट्रिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। चले ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सैटेलाइट बॉडी की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? सैटेलाइट बॉडी। ओ सर हमें सैटेलाइट बॉडी पता ही नहीं है, घबरा क्यों रहे हो? अभी बता देते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन? गुणसूत्र। सर इस गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? तो आपको बताया था ये संरचना होती है बिल्कुल साफ जैसी आपको दिखाई देती है, और इन्हीं पर क्या होते हैं? गोल गोल बिंदु होते हैं जिसको क्रोमोमियर्स कहा जाता है। और इन्हीं क्रोमोमियर्स पर कौन होते हैं? जिन होते हैं। जिन, जीन होते, जीन, जिन नहीं होते, जीन। अब सर इसी के ऊपर ये हमारा गुणसूत्र है, इसको हम बोलते हैं साइनेटोकोर। और इस साइनेटोकोर में ध्यान रखना यहाँ पे जो हमारा संकीर्णन होता है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन। ठीक है, प्राथमिक संकीर्णन। लेकिन सर कुछ स्पेशल है, और क्या स्पेशल है? तो ध्यान रखना, इस जो द्वितीयक भुजा होती है इसके ऊपर भी एक छोटा सा टोपी जैसा, जैसे मैं हूं, मैं गुणसूत्र, अगर मैंने टोपी पहन ली, टोपी पहन ली, तो ध्यान रखना मेरे शरीर के अलावा भी टोपी आपको दिखाई दे रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट बॉडी। यानी गुणसूत्र की जो टोपी होगी उसे हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट बॉडी। तो ये जो गुणसूत्र के ऊपर और यहाँ पे सैटेलाइट बॉडी और गुणसूत्र के बीच में जो संकीर्णन होता है इसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या क्या बोला जाता है? द्वितीयक संकीर्णन। इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक संकीर्णन। ओके, और सैटेलाइट बॉडी कहते किसे है? तो द्वितीयक संकीर्णन। ये सेकेंडरी और ये प्रीलियम। सेकेंडरी के ऊपर, सेकेंडरी के बाद जो भी बॉडी बची हुई होगी उसको हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट बॉडी।
और सैटेलाइट बॉडी की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? तो वे गुणसूत्र जिसमें टोपी पाई जाती है यानी सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है, ऐसे गुणसूत्रों को सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। ऐसे गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? सेट क्रोमोसोम। क्लियर है ना? सैटेलाइट बॉडी तो गुणसूत्र के ऊपरी सिरे पर यानी टोपी के आकार केप के साइज की एक और बॉडी होती है जिसको सैटेलाइट बॉडी कहा जाता है। जिन गुणसूत्रों में ये बॉडी पाई जाती है उसको सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। तो यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पता है इसको हम यही नहीं छोड़ेंगे, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आओ सर, इसने तो हमसे पूछा कि सैटेलाइट बॉडी की उपस्थिति के आधार पे, तो सैटेलाइट बॉडी की उपस्थिति के आधार पर कौन कौन होते हैं? तो जिनमें पाया जाता है उसे तो क्या कहेंगे सर हम? सेट क्रोमोसोम। जिनमें ये पाया जाता है उसको तो हम क्या कहेंगे? सेट क्रोमोसोम। लेकिन सर जिनमें नहीं पाया जाता वे गुणसूत्र जिसमें ये नहीं पाया जाता है, कौन? सैटेलाइट बॉडी नहीं पाया जाता है, उनको नॉन सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? नॉन सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। जिनमें सैटेलाइट बॉडी सेट क्रोमोसोम, ठीक है, और जिनमें सैटेलाइट बॉडी नहीं है यानी माथे पे केप नहीं है वो क्या हो जाएंगे? नॉन सेट क्रोमोसोम। लेकिन एग्जामिनर यही नहीं रुकेगा, वो आपसे और क्वेश्चन पूछेगा कि आपको ये तो पता है कि सेट क्रोमोसोम कौन है जिनमें सैटेलाइट बॉडी पाए जाते हैं, और आपको ये भी पता है हमारे शरीर में 23 जोड़ी, यानी ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हम कहते हैं ना कि शरीर में 46 गुणसूत्र 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये केवल हम एक कोशिका के गुणसूत्र की बात करते हैं। यूं नहीं कि पूरे शरीर को हम निचोड़ेंगे और 46 गुणसूत्र निकलेंगे, ऐसा नहीं है। केवल एक कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 46। तो ध्यान रखना उस 46 में यानी 23 जोड़ी में कौन कौन से गुणसूत्र सेट क्रोमोसोम होते हैं यानी जिन पे सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है? तो 13, 14, 15, 21 और 22, ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये जो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, इनमें सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है और इनको क्या कहा जाता है? सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं फिर कह रहा हूं आपको लिखते हुए भी चलना, लिखोगे तो फायदा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट गुणसूत्र, ठीक है, क्वेश्चंस को भी फ्री माइंड होके पढ़ना है। सेट गुणसूत्र में सैटेलाइट भाग पाया जाता है, बिल्कुल सर। सेट गुणसूत्र उसे ही तो कहते हैं ना जिसमें कौन पाया जाता है? सैटेलाइट भाग पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है सर। सैटेलाइट भाग द्वितीयक संकीर्णन द्वारा मुख्य गुणसूत्र से जुड़ा रहता है, बिल्कुल। वापस आओ, मैंने अभी बताया था कि सैटेलाइट बॉडी और ये गुणसूत्र जुड़ता किसके द्वारा है? द्वितीयक संकीर्णन के द्वारा। तो बताओ दोनों सही कह रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल दोनों सही कह रहा है। और जो हमारा कारण आर है वो कथन ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, ठीक है, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में किन गुणसूत्रों पर सैटेलाइट पाए जाते हैं? सैटेलाइट, ऐसा नहीं सर सैटेलाइट सर वो अंतरिक्ष में हमें दिखाई देते हैं वो सैटेलाइट, उसके अलावा भी सैटेलाइट आपके अंदर भी होते हैं यानी गुणसूत्रों के ऊपर। तो किन किन पर पाए जाते हैं सैटेलाइट? तो मैंने बताया था 13, 14, 15, 21 और 22, इन गुणसूत्रों की जोड़ी को हमने क्या कहा? सैटेलाइट गुणसूत्र यानी सेट क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि इनमें सेट पाया जाता है यानी टोपी सर पे पाई जाती है। तो कौन कौन आ रहा है? 13, 14, 15, 21 और 22। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम किस जीव में पाया जाता है? आओ, इस पॉलीटीन गुणसूत्र को क्या कहते हैं? ये जो पॉलीटीन गुणसूत्र है ना, इसको लारीय गुणसूत्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लारीय गुणसूत्र भी कहा जाता है, लारीय गुणसूत्र। और लारीय गुणसूत्र क्यों कहा जाता है? तो एक मक्खी आती है ड्रोसाफिला, ड्रोसाफिला जिसको हम क्या कहते हैं? फल मक्खी। क्या कहेंगे सर? फल मक्खी, ड्रोसाफिला फल मक्खी। तो फल मक्खी की लार जो होती है ना, फल मक्खी की लार में ये गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए इसको लारीय गुणसूत्र कहा जाता है और ये सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। क्लियर है सर? तो ये ध्यान रखना। तो ड्रोसाफिला की लार्वा यानी लार की लार ग्रंथियों में कौन सा पाया जाता है? पॉलीटीन गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना केंद्रक में। केंद्रक कहाँ? कोशिका में। ओके सर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा करेक्ट आंसर। और अब चलते हैं हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम एक गुणसूत्र की संरचना को वापस जबरदस्त तरीके से एक बार तुरंत एक नजर में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा गुणसूत्र है, मैंने आपको बताया था ये बाहर वाली जो संरचना होगी इसको हमने क्या कहा था? पेलिकल कहा था। ये जो छोटी भुजा होती है उसको पी भुजा और जो बड़ी भुजा होती है उसको क्यू आर्म कहा जाता है।
इसको क्रोमेटिड, और जब ये दो क्रोमेटिड एक साथ हो जाती है तो इसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर है? ओके, ये हमारा सेंट्रोमियर, और इनको जोड़ने वाली जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटोकोर। ये डीएनए, अब ये डीएनए में भी ध्यान रखना जुड़ते हुए चलते हैं, अभी न्यूक्लियोसोम देखा था उसी चित्र के आधार पे। क्लियर है? तो ये न्यूक्लियोसोम होते हैं ऐसे, और ये जुड़ते चले जाते हैं। तो छोटी भुजा को पी आर भुजा कहा जाता है, लंबी भुजा को क्यू आर्म कहा जाता है। सेंट्रोमियर क्या होता है? तो जहां दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़ते, एक क्रोमेटिड दोनों जुड़े तो क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर। और इन दोनों बहनों को हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर है? ओके, अब आइए सर, लैंप ब्रश गुणसूत्र। ये जो लैंप ब्रश गुणसूत्र, इसको दानव गुणसूत्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दानव गुणसूत्र भी कहा जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये ध्यान रखना, कौन सी अवस्था में पाया जाता है? मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है? तो आपको ये तो पता है, कोशिका विभाजन के अंदर हमने चार अवस्थाएं पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये कौन सी फेज का है? प्रोफेज। और प्रोफेज में भी कहां पे? डिप्लोटीन अवस्था के अंदर पाया जाता है। ये डिप्लोटीन विशेषता ध्यान रखना। तो लैंप ब्रश गुणसूत्र, इसे दानव गुणसूत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा कंप्लीट क्रोमोसोम का पोस्टमार्टम, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर लिया, क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब आपके लिए एक जरूरी सूचना है, जैसा कि आपको पता है आप सीईटी की तैयारी के लिए लगे हुए हो, और सीईटी का अभी एक और नोटिफिकेशन आया है जो थोड़ी देर में आपके सामने यूट्यूब के चैनल पर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं भी, अब नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से तो कर ही रहे हो, अब हम चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को और जबरदस्त तरीके से करो। ठीक है, तो हम मिलते हैं इसकी कल नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।